Hello everyone, a very warm welcome to the YouTube channel. Welcome to the economics class. It's Vansh Arora, and as we are doing macroeconomics in this series, so in the previous video, as we have completed till commercial banks, right? Last video में commercial bank का topic complete किया था, जिसमें we have studied a lot about how commercial bank works, how it creates credit to the public, and how they are using public funds in giving loans to other people, right? Up in today's lecture, as you can see, we are on the part 3 and it's the last part of this particular unit. Like in this unit, we will be ending up and winding up this particular chapter, money and bank. So this video is most important, very very important because जो topic आज हम discuss करने वाले हैं from that particular topic, many a times, like I can say 95% chances are there you will get the question from this particular video. Okay, so अगर आपको यहाँ तक एनी कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा हो जो क्लियर नहीं है, ठीक है, उसको पहले क्लियर कर लीजिए. इफ यू फेस एनी डाउट, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी क्वेरी, you can ask. Drop your doubts in the comment section. Okay, so without wasting any further time, let's move on to our topic number third and very most important topic, that is less. ये लोगो आपने बहुत जगह देखा होगा. Being a commerce student, like 11th class आप commerce field में आ चुके हैं, and you have seen this logo many a times and at many a places. What is this? This is the logo of RBI, Reserve Bank of India. What is Reserve Bank of India? क्या है ये RBI? If according to your knowledge, like मतलब पता चले पहले टेस्ट तो करें कि what you knows about RBI. Guys, openly, I know this is a YouTube video, so you can't answer me, but think, what do you know about RBI? क्योंकि if you will think, if you will work your mind, अगर आप अपने दिमाग पे को काम करना शुरू कराएंगे तो आपको ये समझना बहुत आसान हो जाएगा. एंड आपको क्या पता कि इस वीडियो के एंड तक याद ही हो जाए ये कंसेप्ट. ठीक है, एक बहुत लंबा थ्योरी क्वेश्चन है इसके ऊपर, तो हम उसको डिस्कस अभी करेंगे. एंड अगर आपने अपने इनपुट्स देना शुरू करे तो इट विल बी वेरी इजियर फॉर मी एंड फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, एंड आपका हाथ और याद है. इट इज नॉट अ बर्डन फॉर यू एनीवन. तो लेट्स थिंक अबाउट व्हाट इज आरबीआई. क्या है आरबीआई? आपने कहाँ देखा जिसका नाम RBI? आपने कहाँ देखा होगा? अगर यूजुअली आई डिस्कस जर्नल, यू हैव सीन दिस नेम ऑन योर नोट. जो पैसा आप यूज करते हैं, जो मनी यू आर यूजिंग इन बाइंग थिंग्स, वहां पे आपने इसका नाम जरूर देखा होगा, राइट? और और आप आजकल किसी को भी कॉल मिला रहे हैं तो एक होता है ना, टून बज रही है, डिजिटल स्कैम से बचे, ठीक है, किसी और चीज से बचे. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी नाम आता है बीच में, राइट? तो ये क्या है? ये एक ऐसा बैंक है. इट इज ऑल्सो अ बैंक, बट इट इज नॉट अ कमर्शियल बैंक. इट इज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है. लाइक जो कमर्शियल बैंक है ना सारे, उसको हेड कौन करेगा? ये अकेला बैंक ये हेड करेगा. ठीक है, लाइक क्या होता है, प्रिंसिपल होता है ना जैसे स्कूल का, हर फैकल्टी मेंबर को, हर टीचर को हेड करता है, वैसे ही ये है, सारे कमर्शियल बैंक्स को हेड करे. ठीक है, इसको कौन हेड करता है? इसको वर्ल्ड बैंक हेड करता है. वर्ल्ड बैंक, यू नो, इंडियन इकोनॉमिक्स में भी यू हैव हर्ड कि वर्ल्ड बैंक का बहुत ही अच्छा रोल है हमारी इंडियन इकोनॉमी को थोड़ा सा डेवलप करने के लिए, राइट? तो ये उसका लोगो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का. और आपको ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए लोगों की आपको. एंड नाउ वी विल कम टू द डेफिनेशन एंड सम थोड़ा थ्योरी पोर्शन हमको डिस्कस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज व्हाट यू विल राइट इन योर आंसर्स. तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन मॉडर्न इंडिया. कि हमारी आजकल के भारत में, या अगर मैं बात करूं हमारे इंडिया में, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट हम अभी फंक्शंस में डिस्कस कर लेंगे क्या क्या काम करता है ये. इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 1st April 1935. ईयर याद कर लो, एमसीक्यू में अगर पूछा जाएगा तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस. एंड ऐसी ये जो छोटी छोटी डेट्स होती है ना, ये आप याद ही कर लो. अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आया, भाई एनी चांस नहीं आया, नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होती. नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होती. इट विल गिव यू समथिंग, इट विल. ठीक है, आप एंट्रेंस एग्जाम्स देंगे आफ्टर योर 12th क्लास, सीयूटी देंगे फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी. सो ये डेट्स वहां पे भी यूज हो सकती हैं आपकी, क्योंकि सीयूटी में ये माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स भी क्वेश्चन उठ के आता है. ठीक है, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स तो आ ही रही है, सीयूटी का बात रहती है ना. इंडिया तो फिर भी नहीं है इस साल. तो 1st April 1935 पे हमारा ये सेंट्रल बैंक
कंस्टिट्यूट हुआ था और ये हमारे आया था, ठीक है। एंड इट इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्रीज मॉनेटरी सिस्टम। एपेक्स मींस वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंस्टीट्यूशन हमारी कंट्री के मॉनेटरी सिस्टम का। ये डिजाइन करता है, कंट्रोल करता है इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी। समझ जाओ, यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करता है, मतलब जितनी भी पॉलिसीज पैसे से रिलेटेड होगी, जैसे पैसे की लेन देन हो रही होगी, फाइनेंसिस की लेन देन हो रही होगी, सब कुछ आता है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, जो आरबीआई कंट्रोल करता है, क्योंकि उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ही यही है। अब मैंने इस पर इतना जोर क्यों दिया, क्यों मैंने इसको इतना एम्फसाइज किया मॉनेटरी पॉलिसी वर्ड को, क्योंकि इफ यू हैव स्टडीड गवर्नमेंट बजट, जो हमारा अगला यूनिट होने वाला है, इफ एनीवन हैज बीन स्टडीड, को किसी ने ये पढ़ा हो ट्यूशन में, कहीं भी पढ़ा हो स्कूल में, तो आपने वहां पर पढ़ा होगा फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। क्योंकि दो तरीके की पॉलिसीज होती है हमारे पास, एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है, फिस्कल पॉलिसी होती है। मॉनेटरी पॉलिसी हमारा आरबीआई बना के देता है एंड फिस्कल पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट बना के देती है, तो ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों के बीच में। तो गाइस इस पर कंफ्यूजन क्लियर कर दो। फिस्कल पॉलिसीज गवर्नमेंट, मॉनेटरी पॉलिसीज आरबीआई। फिस्कल को हम डिस्कस बाद में करेंगे, तो क्या कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज को ही डिस्कस करना है, ठीक है। आप इंडियन में भी पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी टर्म, ठीक है, फिस्कल जी वहां पढ़ेंगे आप। नाउ कमिंग टू द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, यही है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके लिए मैंने आपको शुरू से बोला था कि दिस लेक्चर गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक इतनी बार एग्जाम में आ चुका है कि मैं बता नहीं सकता, इतनी बार इतनी बार। ये टॉपिक तो ऐसा है कि अगर कोई बच्चा छोड़ रहा है ना इस टॉपिक को, तो कह सकते हैं उसको आराम से कि आपने कुछ नहीं किया मैथ्स इकोनॉमिक्स के अंदर, क्योंकि दिस इज द टॉपिक व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हर एक टीचर, इधर योर ट्यूशन टीचर, इधर योर स्कूल टीचर इज सेम, ठीक है। तो इसको छोड़ना नहीं है। आई नो इट इज वेरी लॉन्गर, बट rather than leaving it, just understand it and write it in your own words, ठीक है। एक्सेप्टेबल है आपके वर्ड्स, इफ एनी टीचर, इफ एनी ऑफ योर टीचर इज सेइंग your words are not acceptable in examination, you cannot write in your own words, guys, you can, but you have to maintain the headings of every point, the crux of every point, and you can use your own words to explain that, okay. So number one point, and the prime responsibility of RBI is to publish notes, as you all know. The 1 rupee note has been issued by Government of India, and rest of the currency, rest of the dominations has been issued by RBI. Very good. ठीक है। तो नंबर वन फंक्शन है अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल इशू, बैंक ऑफ इशू की इशू करने की अथॉरिटी किसके पास है? आरबीआई के पास है, ठीक है। तो आरबीआई के पास सोल अथॉरिटी है, क्योंकि इसके अलावा हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर, हमारी इंडियन कंट्री के अंदर, नो वन कैन इशू एनी करेंसी, नो वन एक्सेप्ट दैट 1 rupee note, that is have a sole responsibility of the government to issue, ठीक है। इसके अलावा कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है जिसके पास इतनी लिबर्टी हो टू इशू द करेंसी जो मॉनेटरी में घूम रही हो। नो वन, नो वन, ठीक है। अब इससे क्या होता है ना, आपको बताता हूँ। एक बंदा है, एक बंदा ही नोट छापेगा, उसको पता है कैसे छापना है, उसको पता है क्या ही सिस्टम फॉलो करना है, तो इससे क्या होगा, एक सिस्टमैटिक, एक यूनिफॉर्मिटी आएगी, है ना। यूनिफॉर्म तो आपको पता ही है क्या होता है, जो स्कूल में पहनते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं, ड्रेस होती है स्कूल की, तो इसका मतलब क्या, सब कुछ सिमिलर, सब कुछ सेम, एग्जैक्टली सेम। तो इसलिए आरबीआई को दिया गया है कि आरबीआई के पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी जिससे कि वो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करेगा। अब उसके पास मोनोपोली है, क्योंकि ही इज द ओनली वन प्लेयर इन द इंडस्ट्री ऑफ पब्लिशिंग नोट्स, ठीक है। पैसे छापने की इंडस्ट्री के अंदर ही इज ओनली द वन, उसके पास मोनोपोली है, ठीक है। और उसको डायरेक्ट कंट्रोल है किसका, मनी सप्लाई का। अब आप सोचोगे यार भैया, आप कंटिन्यूसली in this lecture, in this unit, saying money supply, money supply, money supply, यार ये होती कैसे कंट्रोल है? आरबीआई कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को, कैसे कंट्रोल करता है? थोड़ा सबर और, थोड़ा सा वेट और, बस आने वाला है, आने वाला, ठीक है। So the currency issued by central bank can be held by the public or commercial bank, and it is also known as high powered money or reserve. तो जो पैसा आरबीआई इशू कर रहा है, जो पैसा आरबीआई पब्लिश कर रहा है, जो नोट्स पब्लिश कर रहा है, वो जनरल पब्लिक के पास होते हैं, वो कमर्शियल बैंक के पास होते हैं। तो ये जो दोनों लोगों के पास आराम से पब्लिक में घूम रहे हैं पैसे आराम से, ठीक है, तो चिल आउट होगी पैसे घूम रहे हैं बिल्कुल। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हाई पावर्ड मनी। इसको हाई पावर्ड मनी भी कहते हैं, इसको रिजर्व मनी भी कहते हैं, इसको दोनों नाम से पुकारा जाता है। आपको दोनों नाम बस याद कर लेना, कुछ ऐसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा नहीं इसके ऊपर खास, बट यू कैन,
राइट इट इन एग्जामिनेशन, क्योंकि एक आपको हाई एडवांटेज ही देगा कि क्या यू हैव नॉलेज इसके बारे में। ठीक है, पहला फंक्शन क्लियर हुआ, अच्छे से हो गया, इजी था ना, पहले तो इजी था ना, वेरी नाइस। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन में। नेक्स्ट फंक्शन इज ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट प्लान। अब ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको सेपरेटली भी आते हैं, separately in the sense they are not asking you what are the functions of central bank, but they were asking you explain how RBI works as banker to the government for 3 marks। ठीक है, तो ये आपसे एक सेपरेट फंक्शन को उठा के एक सेपरेट क्वेश्चन बना के फॉर 3 or 4 marks दे कैन आस्क। तो ऐसे प्रिपरेशन भी आपको करके जानी है। ठीक है, आई एम साइड बाय साइड टेलिंग यू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, बिकॉज एज आई नो व्हाट आर द set of questions they must ask or they can ask you, तो मैं आपको बताता जा रहा था साथ, मेक नोट्स ऑफ इट, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस आई एम टेलिंग यू इट इज नॉट रिटन एनीवेयर, इट इज जस्ट आई नो। तो काइंडली नोट इट एनीवेयर, जिससे आपके नोट्स बनते रहें, लास्ट में इनकी प्रिपरेशन कर सकें, एंड इट विल श्योरली, आई कैन बेट यू, इट विल श्योरली हेल्प यू टू स्कोर 90 प्लस, सॉरी 30 प्लस इन योर मास्टर इकोनॉमिक्स, बिकॉज 90 नहीं बोलूंगा क्योंकि फिर आपको इंडियन भी संभालना है। ठीक है, इंडियन संभाल लो अच्छे से, ना करो तो आप वीडियो देते जाओ, आपकी खुद ही जाएगी आपसे। सेकंड फंक्शन पे आते हैं, बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बैंक। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि जो सेंट्रल बैंक है, he is acting and it is acting as a bank to the commercial bank as well। कि कमर्शियल बैंक या गवर्नमेंट है या स्टेट बैंक है, ठीक है, उनके लिए, जैसे गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार है, क्या वो कमर्शियल बैंक में पैसे जमा कराएगी अपना? उनके पास जो पैसा है, जो गवर्नमेंट का अकाउंट है, वो कमर्शियल बैंक में बनेगा? व्हाट डू यू थिंक, बताओ मुझको, व्हाट डू यू थिंक कि जो गवर्नमेंट है, इसका अकाउंट कहाँ बनेगा? हमारे कमर्शियल बैंक में बनेगा या सेंट्रल बैंक में बनेगा? हमारे सेंट्रल बैंक में बनेगा। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, इट मेंटेन्स द बैलेंस, it arranges and manages the funds of the government and it also accepts receipts and make payment for the government। अगर गवर्नमेंट को कहीं खर्चा करना है, गवर्नमेंट को कोई पैसा चाहिए है, सब कुछ सेंट्रल बैंक के थ्रू, सब कुछ। ठीक है, पब्लिक डेट, फाइनेंशियल एडवाइजरी, सब कुछ गवर्नमेंट के लिए कौन करेगा? सेंट्रल बैंक करेगा, आरबीआई करेगा। कमर्शियल बैंक को तो गवर्नमेंट पूछेगी भी नहीं इन काम के लिए। फंक्शन नंबर 2 इज क्लियर टू ऑल, इज इट क्लियर? परफेक्ट, वेरी नाइस। अगर नहीं क्लियर हुआ तो कोई बात नहीं यार, अपने डाउट्स को ड्रॉप करो कमेंट सेक्शन के अंदर, और अगर फिर भी ऐसा लगता है कि कोई डाउट नहीं है, बट स्टिल यू हैव टू लिसन इट अगेन, पॉज द वीडियो, थोड़ा पीछे लेके जाओ, स्टार्ट करो। ठीक है, बट डोंट स्किप इट, डोंट स्किप इट। नंबर 3 फंक्शन पे आते हैं। नंबर 3 फंक्शन सेज बैंकर्स बैंक। व्हाट इज बैंकर्स बैंक? बैंकर्स बैंक का मतलब है तुम बैंक के ही बैंक हो। ठीक है, इट मींस तुम बैंक के ही बैंक, लाइक एक पर्टिकुलर बैंक है एंड यू आर द बैंक फॉर दैट पर्टिकुलर बैंक। ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग इट इज कि जो कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक का भी तो पैसा है ना, कमर्शियल बैंक की भी तो रिजर्व्स हैं, कमर्शियल बैंक का भी तो एक होता है ना सरप्लस अमाउंट है, वो कहाँ जाता है? कमर्शियल बैंक खुद तो रखेगा नहीं, वो किसको देगा? वो आरबीआई को। वेरी गुड। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक के पैसे, कमर्शियल बैंक का एक्स्ट्रा कैश, कमर्शियल बैंक के रिजर्व, सब कुछ कौन हैंडल करता है? हमारा आरबीआई। ठीक है, अब ये मैंने नीचे 3 पॉइंट्स लिखे हैं, इसी में बैंकर्स बैंक में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट कैन बी कम टू यू इन योर एग्जाम सेपरेटली एज, आपको अलग अलग में भी पूछे जा सकते हैं। ये क्या क्या है देख लीजिए जरा। पहला पॉइंट, गिव्स लोन टू देम व्हेन दे आर इन नीड। अब फॉर एग्जांपल, कमर्शियल बैंक को पैसा चाहिए, कमर्शियल बैंक के बाद पैसे खत्म हो गए, कमर्शियल बैंक को पैसा चाहिए। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक को पैसा लोन के फॉर्म में कौन देगा? आरबीआई देगा। अब इस फंक्शन को, जिसमें कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक लोन देता है, इस फंक्शन का एक पर्टिकुलर नेम है व्हिच इज नोन एज लेंडर ऑफ द लास्ट रिजर्व। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजर्व। ठीक है, ये याद कर लो, लाइन ये लिखोगे, बहुत अच्छा इम्पैक्ट देगा आपके एग्जाम पे, बहुत अच्छा इम्पैक्ट देगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे जब अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं तो ये जो एक होता है टर्मिनोलॉजी, इसको स्किप कर देते हैं। ये जब टर्मिनोलॉजी स्किप होती है तो टीचर को लगता है कि यार बच्चे ने ना ऊपर ऊपर समझ के आया है, एंड फिर वही एवरेज नंबर मिलेंगे। You want to score high, you have to use this particular words to impress your examiner, to show your examiner that you have learned everything, you have understood everything। ठीक है, next function under the bank has done is check clearing and remittance facilities। ठीक है, कोई चेक है कमर्शियल बैंक का,
वो क्लियर करवाना है, कोई रेमिटेंसेस हैं, कोई भी चीजें हैं, कोई पेमेंट्स है क्लियर करवाने, मतलब एक तरीके से ना कि कोई भी ट्रांजैक्शन को क्लियर करवाना है। किसका 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 काम करना है, कौन करेगा काम? सेंट्रल बैंक। क्या कहते हैं इस फंक्शन को? क्लियर इन हाउस। क्या कहते हैं इस फंक्शन को? रिपीट आफ्टर मी ना, क्या कहते हैं इस फंक्शन को? क्लियर इन हाउस। ठीक है, मन में रिपीट करो, साथ साथ हो जाएगा। सुपरवाइजर एंड रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम जो हमारी इंडियन इकोनॉमी का बैंकिंग सिस्टम है, उसको सुपरवाइज करता है, उसको रेगुलेट करता है, उसको कंट्रोल करता है कौन? कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक सॉरी। कमर्शियल बैंक के बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल बैंक। So these are the three main functions that central bank plays and fulfills for commercial banks. Number one, I am repeating again. Number one is lender to last resort. कि अगर लोन लेना होगा कमर्शियल बैंक को तो किसको अप्रोच करेगा? सेंट्रल बैंक को। नंबर टू, क्लियरिंग हाउस। अगर कोई ट्रांजेक्शन है जिसको क्लियर करना है, जिसको बिल्कुल फिनिश करना है, जिसको क्लियरेंस देनी है, समझ जाओगे तो सेंट्रल बैंक। नंबर थ्री, सुपरवाइजिंग एंड रेगुलेटिंग द फंक्शंस। तो कमर्शियल बैंक के फंक्शंस को, कमर्शियल बैंक की चीजों को कौन रेगुलेट करेगा? सेंट्रल बैंक। वेरी नाइस, याद हो गया आपको। ठीक है। नंबर फोर सेज दैट कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। अब कितना क्रेडिट सप्लाई में, अपने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा है? क्रेडिट क्रिएशन। हमने क्या देखा है कि जो कमर्शियल बैंक है वो क्रेडिट देता है, मतलब वो लोन प्रोवाइड करता है टू द जनरल पब्लिक। क्रेडिट क्रिएशन करता है ना, एलआरआर पढ़ा था आपने उधर, आपने पास टेबल बनाई थी, याद होगा अगर आपको तो। अब कितना क्रेडिट देना है, कितना नहीं देना है, व्हाट विल द पॉलिसीज, व्हाट विल द टर्म्स एंड कंडीशंस दैट विल बी डिसाइडेड बाय द आरबीआई इटसेल्फ। कमर्शियल बैंक ये नहीं कि मैं सोच के बैठा हूं कि मैं तो भाई 5% एलआरआर रखूंगा। नो, आरबीआई विल डिसाइड कि कितना रखना है। ठीक है, कमर्शियल बैंक डिसाइड नहीं करके देगा ये, आरबीआई की पॉलिसीज एंड नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली ये डिसीजन लिया जाएगा। तो कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट की अगर मैं बात करूं तो इट इज द मोस्ट क्रूशियल फंक्शन प्लेड बाय द आरबीआई इन मॉडर्न टाइम्स। इट रिमूव्स कॉजेस फॉर प्राइस स्टेबिलिटी, effectively control economic activities, mobilizes credit in the desired directions, and the RBI controls the supply of the money in the economy through quantitative and qualitative tools। कि भाई देखो कि जो आरबीआई है, ये जो कंट्रोल करना है क्रेडिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि देखो पब्लिक में कितना पैसा छोड़ना है, कितना पैसा उनसे खींच लेना है, इट इज ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आरबीआई इटसेल्फ। इसके लिए बाकी कमर्शियल बैंक्स, बाकी के चीजें नहीं आएगी एग्जिस्टेंस में। अब सिंपल सी बात है, इफ यू आर कंट्रोलिंग द क्रेडिट, it means you are controlling the monetary supply in the economy, and if you are controlling the monetary supply, you have to use certain interest rates, certain tools. So there are certain tools that is used by RBI to control the money supply in the economy, and it is divided basically into two types: quantitative and qualitative। quantitative and qualitative, तो अभी उसको डिस्कस करने वाले हैं। वही एक कॉन्सेप्ट है जो आपको बताया कि कैसे हम मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, till of now any doubt to anyone who is watching this video? गाइस अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, उनको भी सिखाओ how this banks works, how central bank works। ठीक है, नॉलेज बढ़ाओ। ठीक है, so coming to the next thing, these are the tools। अब यहाँ से हमारे टूल्स शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो फंक्शन हमारे वहाँ खत्म हो गए हैं, बट फंक्शंस में यू कैन राइट दिस, यू कैन मेंशन दिस एज वेल, बिकॉज ये जो है ये यूज करते हैं। तो कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट के अंदर ही यू कैन मेंशन दिस। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट का बहुत लंबा पॉइंट जाता है, बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन जाती है, तो यू कैन राइट द टूल्स एज वेल इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। डोंट थिंक कि मैं लंबा आंसर नहीं लेके आऊंगा तो इट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम। डोंट इवन थिंक अबाउट इट। जितना आप लिख सकते हैं आप लिखिए उस आंसर के अंदर, क्योंकि इफ यू आर गिविंग मोर एंड मोर एक्सप्लेनेशन फॉर एवरीथिंग, you will be getting more and more marks from the examiner as well। क्योंकि if you are restricting yourself to giving limited amount of content to the examiner, तो उसको लगेगा कि बच्चों को आता नहीं, इसलिए उसने एक्सप्लेन नहीं किया था। तो डोंट लीव एनीथिंग फॉर द मिसअंडरस्टैंडिंग कि आपको आता नहीं, आपको आता है हर चीज। ठीक है, तो टूल्स for controlling the monetary supply in the economy is divided into two basic categories। number one is quantitative, number two is qualitative। तो जो quantitative है, सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। तो देखो नाम से ही चीजें निकलती हैं, नाम से ही निकलती हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव टूल्स या फिर क्वांटिटेटिव मेजर्स मतलब ऐसे होंगे जो नंबर्स में होंगे। तो नंबर्स में क्या होते हैं? इंटरेस्ट रेट्स ही होते हैं। आप याद करो, नंबर्स में इंटरेस्ट रेट्स आएंगे, मतलब रेट्स आएंगे। ठीक है, कुछ कुछ। पहला रेट है बैंक रेट। व्हाट इज दिस? इट इज अ रेट एट व्हिच आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक फॉर लोन। लंबे समय के लिए अगर आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को लोन दिया है, लंबे समय के लिए, मैं कह रहा हूँ वर्ड पे फोकस करना, लॉन्ग टर्म के लिए दिया है, तो उस रेट को कहते हैं बैंक रेट।
अगर डिफ्लेशन है या रिसेशन है, in order to increase the supply of money, the RBI reduces the bank rate. अब आरबीआई क्या कर रहा है, देखो आरबीआई बहुत चालाक है, मतलब इन चीजों के लिए वो बहुत अच्छे से मेजर लेता है। आरबीआई ने बैंक रेट को कम कर दिया, मतलब अब मतलब अगर तुम्हें बैंक, कमर्शियल बैंक को लंबे समय के लिए या लंबे किसी भी चीज के लिए लोन लेना है आरबीआई से, तो ले लो लोन, इंटरेस्ट बहुत कम जाएगा। इससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक लोन लेता जाएगा लेता जाएगा लेता जाएगा, कमर्शियल बैंक आगे यूज करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, जिससे क्या होगा, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो देख रहे हैं डिफ्लेशन, जब महंगाइयां बहुत कम है, जब डिफ्लेशन का सेशन है, जब डिफ्लेशन फेज है, उस टाइम पे आरबीआई बाय कंट्रोलिंग इट्स बैंक रेट मनी सप्लाई को देगा। और अगर मान लो गलती से इन्फ्लेशन होता तो मनी सप्लाई नहीं रखनी, फिर इकोनॉमी, महंगाई बढ़ चुकी है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करो जिससे कि महंगाई भी कम, ठीक है। इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, बैंक अपना लोन लेना बंद कर देगा, अपना लोन लेना बंद कर देगा, तो मनी सप्लाई अपना रुक जाएगी। ऐसे करता है आरबीआई, ठीक है। ये तो फर्स्ट थिंग थी। अब बैंक रेट के अंदर ना दो चीजें आती हैं, मतलब बैंक रेट तो लॉन्ग टर्म के लिए मैंने आपको बता दिया है, बट जैसे होता है ना कि कमर्शियल बैंक ही लोन लेगा आरबीआई से, बट if he is taking for the long term, then it is known as bank rate. If it is taking for short term, फोकस शॉर्ट टर्म के लिए ले रहा है, उसे कहते हैं रेपो रेट। क्या कहते हैं उसको, रेपो, REPO, रेपो रेट। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर योर एग्जामिनेशन, इसको स्किप नहीं करना, इसको स्किप नहीं करना, ठीक है। So it is a rate at which RBI lends money to commercial bank for short term. यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ आपके लिए वर्ड शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। बैंक रेट के लिए क्या था, लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट। बिल्कुल अच्छे बच्चे इधर उसको याद कर लो, ठीक है। बैंक रेट था ये हमारा, और इट इज रेपो रेट। ये तो फंक्शन तो दोनों सेम तरीके से करते हैं, ठीक है। अगर मैंने बैंक रेपो रेट को कम कर दिया, मतलब क्या है कि कमर्शियल बैंक को अगर कम समय के लिए पैसे उठाने तो उठा ले आराम से, कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से पैसे उठाने तो उठा ले, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट तो बहुत कम है। इससे क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये डिफ्लेशन या फिर रिसेशन की फेज में ही करेगा, ये नॉर्मल फेज में नहीं करेगा ये, ठीक है। तो ये था हमारा बैंक रेट एंड रेपो रेट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है व्हेन कमर्शियल बैंक हैज सरप्लस अमाउंट and they can deposit the same with RBI and earn returns. It trust over it. कि जब कमर्शियल बैंक को लगता है कि बहुत पैसा पड़ा है मेरे पास, बहुत पैसा मेरे पास पड़ा है, तो क्या रखना है ऐसे पैसे को, लेट्स डिपॉजिट इट टू द सेंट्रल बैंक एंड अर्न इंटरेस्ट आउट ऑफ इट। कि चलिए पैसा जमा करा देता हूँ मैं सेंट्रल बैंक के अंदर एंड आई विल अर्न सम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ओवर इट। तो जब ऐसा वाला सिनेरियो हो, तो ये क्या हो रहा है कि अब गाड़ी उल्टी चल रही है, कि कमर्शियल बैंक इज पेइंग, is depositing its surplus amount to the central bank, and central bank in return of the amount is giving interest over it, right? अब कितना इंटरेस्ट रेट होगा, कितना इंटरेस्ट आएगा, इट इज व्हाट, इट इज रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट जैसा था ना वो उल्टा हो गया गाड़ी, है ना, रिवर्स रेपो रेट इट इज। तो रिवर्स रेपो रेट है when rate is decreased, it discourages commercial bank to deposit their, अब जब मान के चलो कमर्शियल बैंक ने अपना रिवर्स रेपो रेट का रेट डाउन कर दिया, तो कमर्शियल जो सेंट्रल बैंक ने अपना रिवर्स रेपो रेट का इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, तो कमर्शियल बैंक क्यों जमा कराएगा पैसे, क्यों कराएगा जमा, वो नहीं कराएगा पैसे जमा। वो बोलेगा मेरे को इतना कम इंटरेस्ट दे रहा है सेंट्रल बैंक, तो मैं क्यों जाऊं, वो नहीं जाएगा, ठीक है। जब वो नहीं जाएगा, उससे क्या होगा, उसने सरप्लस अमाउंट अपने पास रखा हुआ है, उससे क्या होगा, वो जनता को देगा, जनता को देगा मतलब मनी सप्लाई बढ़ रही है, मनी सप्लाई बढ़ रही है, ठीक है। तो रिवर्स रेपो रेट कम है, मनी सप्लाई बढ़ रही है, रिवर्स रेपो रेट ज्यादा है, मनी सप्लाई कम हो रही है। ऐसी सेम केस में अगर आरबीआई ने बोला कि हाँ हाँ ठीक है कमर्शियल बैंक आप मुझे पैसा दे दो, मैं आपको बहुत इंटरेस्ट दूंगा ओवर इट, तो कमर्शियल बैंक बोलेगा ना कि ठीक है भाई पहले पकड़ गया सरप्लस अमाउंट, नाउ गिव मी इंटरेस्ट, तो यही बोलेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, एनी शंका कुशंका, एनी डाउट, नो, कोई भी हो तो डाल दो कमेंट सेक्शन, डाल दो तुरंत डाल दो, ठीक है, वेरी गुड। अब आते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस पे। सेकंड क्वांटिटेटिव टूल, नंबर वन वाज बैंक रेट। बैंक रेट के अंदर दो आते थे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। नाउ इट इज द सेकंड वन,
विच इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ये क्या होगा, देखो इसमें होता क्या है कि आरबीआई ना अपनी सिक्योरिटीज को गवर्नमेंट को बेच देता, मतलब आरबीआई क्या करता है, नहीं मैं बताता, सॉरी लेट मी रीफ्रेम द सेंटेंस। आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को पब्लिक को बेच देता है, मतलब गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है ना, बेच दो पब्लिक को। अब क्यों बेचनी है, क्यों बेचनी है, इससे क्या होगा, अगर मैंने सिक्योरिटी बेच दी, कैश मेरे पास आ गया, मनी मेरे पास आ गया, मेरे पास आ गया मतलब मनी सप्लाई कम हो गई। if you are selling your securities to the public, इसका मतलब क्या है, in this sense it is concluded that मनी आपके पास आ रहा है, मनी आपके पास आ रहा है मतलब मनी सप्लाई कम हो रही है, मनी सप्लाई कम हो रही है। लेट मी टेक एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल, बहुत आसान एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक चीज पड़ी है, लेट्स से आई एम हैविंग दिस वाटर बॉटल, दिस इज माइन, दिस इज माइन, दिस इज माय सिक्योरिटी, ठीक है। if I'll be selling this water bottle to you and I'm demanding 500 rupees for this water bottle, so you will be giving me 500 rupees in exchange of this water bottle, right? मैंने आपको दी, आपने मुझे 500 रुपए दी। अब क्या हुआ, आपके 500 रुपए मेरे पास आ गए, तो मतलब आपके पास मनी कम हो गया, ठीक है। So in the same sense, in the same way, the RBI is doing, they are selling government securities to the public just to control the money supply, just to decrease the money supply in the economy. रिवर्स कर दो इसको, आपने मतलब मैंने आपसे ये बोतल खरीद ली, बात ये बोतल आपके पास थी ना, मैंने आपसे खरीद ली, मैंने बोला आप मुझे ये बोतल वापस कर दो, आई विल बी पेइंग टू यू, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, आपके पास मनी आ गया। नाउ इन दिस सेंसेस मनी सप्लाई हैज बीन इंक्रीज इन द इकोनॉमी, मनी सप्लाई बढ़ चुका है इकोनॉमी के अंदर, राइट। तो मनी सप्लाई कैसे बढ़ाना है, मनी सप्लाई कैसे कम करना है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई इज प्लेइंग अ वेरी क्रूशियल रोल, सिक्योरिटीज बेच के, इसे कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। नंबर थर्ड इज एलआरआर, लीगल रिजर्व रेशियो, इसका नाम तो आपने लास्ट लेक्चर में सुना था ना, एलआरआर क्रेडिट क्रिएशन पॉलिसी के अंदर, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस के अंदर। तो ये क्या होता है, ये मिनिमम रिजर्व्स होते हैं जो कमर्शियल बैंकों के पास रखने ही होते हैं एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ आरबीआई, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको क्लास लेक्चर में भी बताई थी, दो कंपोनेंट्स है, वन इज सीआरआर, सेकंड इज एसएलआर। सीआरआर का मतलब होता है कि गवर्नमेंट को एक सॉरी commercial bank को एक certain percentage, एक certain fraction of their net demand deposits and time deposits as a reserve रखना ही पड़ेगा, as a reserve रखना ही पड़ेगा, it is very very must, it is mandatory for every commercial bank to do, ठीक है। एसएलआर में क्या होता है, आउट ऑफ द टोटल नेट एंड डिमांड डिपॉजिट्स वो रखना होगा इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में रखना है, ठीक है। तो जब सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा दिया जाएगा तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम होगा देने के लिए। अगर मैं बोलूं, अगर मैं लेट मी टेक एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल अगेन, ठीक है, फॉर दिस, अगर मैं बोलूं आपकी जेब में 100 रुपए हैं, यू आर हैविंग 100 रुपीज इन योर पॉकेट एंड आई विल बी सेइंग रिजर्व इट, रिजर्व 80% ऑफ द मनी इन योर पॉकेट, मतलब 100 रुपए में से 80 रुपए में जेब में रखो एंड 20 रुपीज तक जो करना करके आओ। तो अभी मैंने आपको बोला 80%, ठीक है, 80% मैंने आपको भी बोला। और अगर मैं बोलूं आपको कि आप 60% रख लो, चलो चेंज कर दिया, मैंने डिक्रीज कर दिया सीआरआर, सीआरआर अभी फिलहाल के लिए होती है कैश रिजर्व रेशियो ना, मैंने बोला आपको 60% आप अपने पास रखो, तो यू आर कीपिंग 60 rupees as the reserve, not now 80, you are keeping 60 rupees, the rest 40 rupees is all yours, you can spend it wherever you want to, right। अगर मैं सीआरआर को कम कर रहा हूँ तो कमर्शियल बैंक आर गेटिंग फ्रीडम to use the surplus amount that they are having with them, ठीक है, in giving credit to the general public, तो मोर मनी सप्लाई हो गया ना, मतलब ज्यादा मनी मिल रहा है, ठीक है। और अगर मैं बढ़ा दूं, तो अगर मैं बोलता कि नहीं 80 से 60 नहीं करना, 80 से 90 करना है, तो अब तो 10 रुपए बचे, सिर्फ 90 रुपए, तो यू आर सेविंग एज रिजर्व, ओनली 10 रुपीज लेफ्ट विद यू एंड 10 रुपीज वो आप क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस में अगर चढ़ा देते हो, अगर आप किसी को दे देते हो, तो ओनली 10 रुपीज, ठीक है। तो इट इज अ वेरी लेस अमाउंट, तो मतलब मनी सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है, समझ आए दोनों केस। सेम विद द एसएलआर वन, परसेंटेज बढ़ा दोगे अगर आप, तो कैश एसेट्स कम बचेंगे, तो क्रेडिट क्रिएशन कम हो पाएगा, मनी सप्लाई कम हो पाएगा। अगर एसएलआर कम कर दोगे आप, तो ज्यादा मनी सप्लाई हो पाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, एंड मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था, आई एम रिपीटिंग इट अगेन आल्सो, सीआरआर प्लस एसएलआर गिव्स यू एलआरआर,
cash reserve ratio plus statutory liquidity ratio gives you legal reserve ratio. Any doubt till here? Any doubt? I know ये class थोड़ी भारी हो जाएगी आपके लिए. There is a lot to learn. There is a lot to understand today. If you want to listen this video, the whole this concept in bits you can. Okay, but don't skip any part of this video. Now coming to the qualitative measures of it. Qualitative measures मतलब होता है कि अब हम figures से बात नहीं करेंगे. अब हम action से बात करेंगे. कि what RBI is doing, not in the numerical terms, not in financial terms, but in theoretical terms, but in action terms, what action initiative they are taking. So qualitative measures, number one is margin requirements. On loan refers to the difference between current market value of securities offered and amount of the loan granted by the bank. ठीक है. मैं पहले रीड कर रहा हूँ. I'll explain everything. Don't think कि समझ नहीं आया. ठीक है एकदम से. तो क्या लिखा है इसमें कि on loan refers to the difference between the current market value of the security offered and the amount of loan granted by the bank. For example, if margin is 40%, then only 60% of the value of the security will be given as loan. ठीक है. And margin requirements are lower to allow borrowers to borrow and more supply of money. अब ये है क्या मार्जिन रिक्वायरमेंट्स? ये क्या होता है कि लोन के ऊपर होता है रेफर्स टू द डिफरेंस. ये डिफरेंस होता है कि करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज जो आपने ऑफर करी वो एंड द लोन यू हैव ग्रांटेड. अगर मार्जिन 40% है तो सिर्फ 60% ऑफ द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी विल बी गिवन एज लोन. ठीक है. सिर्फ 60% आपको मिलेगा लोन का और नहीं मिलेगा. ठीक है. तो ये है मार्जिन रिक्वायरमेंट. इसके इंक्रीज या डिक्रीज होने से मतलब आप ये मत बोलना कि भैया आप तो फिर से न्यूमेरिकल टर्म्स में आ गए. बट इट इज नॉट द न्यूमेरिकल वन. इट इज जस्ट अ परसेंटेज of the loan that you are keeping, but it is not just like that interest rate that we were discussing अभी थोड़े पहले. Number two is moral suasion. What is this? कि जैसे मान के चलो अभी इन्फ्लेशन का टाइम है, बट कमर्शियल बैंक को बोल दिया गया है कि भाई आपको क्रेडिटेशन नहीं करना, नहीं करना, बट वो करे जा रहा है, वो करे जा रहा है, वो करे ही जा रहा है बार बार, वो नहीं सुन रहा, क्योंकि पॉलिसीज को नहीं मान रहे. तो फर्स्ट आप क्या बोलोगे? एक अल्टीमेटम दोगे. आप एक क्या करते हो? फर्स्ट टाइम एक वार्निंग देते हो, है ना? तो दिस इज जस्ट लाइक दैट. दिस इज जस्ट लाइक दैट. लाइक मॉरली यू आर जस्ट saying it to the commercial bank just to persuade customers either to invest more. मतलब आपको या तो आरबीआई को समझाना है to follow your norms, ठीक है, और या फिर you can being a RBI you can say to commercial bank कि अब आप लोगों को लाइक कमर्शियल बैंक का बोल रहे हो कि अपने कस्टमर्स को बोलो कि यार लोन ले, इन्फ्लेशन के टाइम पे लोन लो और लोन ले, और इन्फ्लेशन के टाइम पे लोन ना ले, इन्वेस्ट ना करे. You are just influencing your customers. You are just influencing your account holders of the commercial banks to do whatever it is required in a certain economic condition situation. ठीक है. Third is selective credit control. The commercial banks scrutinize extensively and sanction loans only for few projects which are absolutely necessary for the economy. This happens during the time of inflation. मतलब कि inflation चल रहा है, आपको बोला गया है कि आपको क्रेडिटेशन नहीं करना, but you have just have a selective credit control over them कि आप सिर्फ credit creation policy या पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो सिर्फ ऑन फ्यू प्रोजेक्ट्स दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड. ठीक है. एंड आपने अपने लोन टर्म्स को, लोन पॉलिसीज को ऐसे सैंक्शन किया हुआ है कि आप सिर्फ सिलेक्टिव थिंग्स पे फोकस करते हो, नॉट ऑन ऑल द थिंग्स. ठीक है. सो दिस इज व्हाट दिस सेज. यू आर हैविंग सिलेक्टेड क्रेडिट कंट्रोल ओवर द थिंग्स. ठीक है. यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया है नहीं हुआ? प्लीज अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप प्लीज समझिए. मैं आपको बार बार यही बात बोल रहा हूँ जस्ट बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट लीव दिस. अगर क्लियर हो गया है तो जस्ट लाइक द वीडियो. ठीक है. एंड इफ यू वांट एनी मोर सजेशन, इफ यू आर हैविंग एनी मोर सजेशन फॉर मी टू इम्प्रूव, ठीक है, माय टीचिंग स्किल्स, बिकॉज आई एम आल्सो इन द लर्निंग फेज. ठीक है. एज यू कैन सी. तो अगर इफ देयर इज एनीथिंग यू कैन सजेस्ट मी टू इम्प्रूव, प्लीज सजेस्ट. ठीक है. Your point of view, your things also matters to me a lot. Okay. So here comes the last topic of this chapter. Money banking खत्म होने वाला है guys. It will be finished होने वाला है. So here comes the last topic. What is the difference between RBI and the commercial bank? RBI central bank के apex body system है national पूरे nation का. Commercial bank एक just unit है bank system का.
इसका मेन नेम क्या रहता है आरबीआई का? जर्नल पब्लिक वेलफेयर। आरबीआई का मेन नेम होता है ना, कमर्शियल बैंक से प्रॉफिट कमाएगा। आरबीआई की मोनोपोली है इशूइंग क्रेडिट्स, बट इट इज डिनाइड दिस फंक्शन। नहीं, पैसे इशू कमर्शियल बैंक नहीं करेगा। आरबीआई पब्लिक से डील नहीं करता। आरबीआई कैन नॉट डील विद द पब्लिक, बट कमर्शियल बैंक कैन डील विद द पब्लिक एज वेल एज द बिजनेस फर्म्स। आरबीआई डील्स विद गवर्नमेंट और इंटरनेशनल बैंक्स, ठीक है। नेक्स्ट एक मैंने यहाँ पे चीज लिखी है, क्लियरिंग हाउस। भाई बैंक रिसीव करता है चेक बुक फ्रॉम ऑन द अदर बैंक फ्रॉम द कस्टमर व्हिच दे हैव टू रियलाइज फ्रॉम देयर ड्रॉई बैंक। सिमिलरली चेक्स भी होते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो ये चेक्स जो रिसीव करना है, ट्रांसफर करना है, क्लियर करना है, तो बैंक जो होता है ना, एक्ट करता है एज अ क्लियरिंग हाउस। ये हमारे लिए क्लियरिंग हाउस का एक्ट करता है, ये हमारे ट्रांजैक्शन को फुलफिल करते हैं, हमारे ट्रांजैक्शन को क्लोज करता है सक्सेसफुली, ठीक है। और ये हमारे ट्रांजैक्शन में जितनी भी चीजें बैंक रिलेटेड होती है, चेक्स हैं, बिल्स, रिसीवेबल्स हैं, एनीथिंग एल्स, ठीक है, ये सब कुछ क्लियर करने में हमारी बहुत हेल्प करता है। दैट इज जस्ट एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस। Now we are done with the unit. Now we are done with every concept that is being there in your syllabus. ठीक है, मैं सबको डिस्कस कर लिया, सब कुछ बहुत डीपली, बहुत अच्छे से विद इन हाइपोथेटिकल एग्जांपल डिस्कस किया है। दिस एंड दिस नथिंग लेफ्ट जो मैंने छोड़ दिया हो। आई हैव डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल, इन डेप्थ, ठीक है। इफ यू वांट एनीथिंग नीड्स टू बी मोर इन डिटेल एंड दोबारा कराया जाए, ठीक है, काइंडली टेल मी, काइंडली ड्रॉप योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। आई एम रिपीटेडली सेइंग दिस, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस ऑन द स्क्रीन नाउ? These are the three questions that I want you must do, ठीक है। ये तीन क्वेश्चन आई एम जस्ट गिविंग टू यू एज अ होमवर्क। इसके आंसर्स आप करो, इसके आंसर आप डालो कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। आप मुझे बताइए इसका आंसर, एक शेड्यूल बना के डालिए, फोटो पेस्ट करिए इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू, या फिर आप टाइप करके कमेंट सेक्शन में डालिए, बट डालिए जिससे कि मुझे भी पता चले कि कुछ आपने सीखा है यहाँ पे, एंड इज इट वर्थ फॉर यू और नॉट, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आया ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, एनी डाउट इफ यू आर फेसिंग इन सॉल्विंग एनी ऑफ द थ्री क्वेश्चंस ऑन योर स्क्रीन, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को भी, ठीक है। जो सबसे पहले आंसर देगा, ठीक है, they'll get a surprise from us, ठीक है, they'll get a surprise from us। तो गाइस, वर्क हार्ड, इजी था बहुत यूनिटी वाला, डोंट स्किप इट, डोंट स्किप एनी पोर्शन ऑफ दिस यूनिट। ये तीन अमेरिकल्स कर लोगे अगर आपको सही जाते हैं तो इट इज इनफ फॉर दिस यूनिट, ठीक है। बस लर्न करो थ्योरी को, नेशनल इनकम तो आप कर ही चुके हैं। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी स्टार्टिंग अनदर यूनिट दैट इज गवर्नमेंट बजट, ठीक है। सो टिल नाउ, any doubt you are facing, anything else you want to share, anything else you want that improve home, anything else that needs to be discussed, kindly tell me in the comment section. Just like the video, share it with your friends, and उनको भी बोलो कि भाई 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है भैया की, करो, enroll करो, and just फ्री है, यूट्यूब पे वॉच करो ना आराम से, and you can access the notes from the website as well, that is www.certifysuccess.com. And if you want the live classes from us, you can also approach us there on the website as well, okay? So do like the video, do share with your friends, and stay safe, stay tuned with the channel, because you will be getting more such interesting videos on macroeconomics, and I'll be making macroeconomics very crystal clear to you all, okay? So don't worry about it, okay? So stay safe, stay healthy. Thank you so much for watching this video till the end. Do like, share, and subscribe the channel, and press the bell icon for the latest updates. Stay tuned. Thank you so much.